Hello students, welcome back to Prepon. I am Rahul Sarup. I take classes on history and polity for UPSC Civil Services Examination. आज हम एक छोटी सी वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे ऑन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैसे बनती है सरकार, क्या इसके संवैधानिक प्रोविजंस हुआ करते हैं, कुछ छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स की मदद से इसे हम समझेंगे। कल भारत सरकार का गठन हुआ है, प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों ने शपथ ली है और 18वीं लोकसभा के लिए एक नई सरकार का गठन हो गया है। ये तो हम इन जनरल जान जाते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल से जान जाते हैं, लेकिन अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो क्या वो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हुआ करते हैं जिससे सरकार बनाई जाती है और चलाई जाती है। अगर हम संविधान की बात करें तो अगर हम आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 77, आर्टिकल 78 पढ़ लेंगे तो भारत सरकार के बारे में जितनी ज़रूरी जानकारी होगी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें सारी मिल जाती है। तो इसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं और आज पार्ट 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैसे इसका अपॉइंटमेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 74 आता है। आर्टिकल 74 में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। पहले क्लॉज 1 देखते हैं। क्लॉज 1 सेज दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। देखिए, हुआ करेगी एक मंत्री परिषद। यहाँ पर मंत्री परिषद का प्रावधान है आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में, मतलब भारत सरकार को बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और यहाँ बता दिया गया कि इस मंत्री परिषद के हेड को प्राइम मिनिस्टर बोला जाएगा। 74 में बोला गया है द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। हुआ करेगी मंत्री परिषद। अब काम क्या है मंत्री परिषद का? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए होगी, उनको एड करने के लिए होगी। राष्ट्रपति को एडवाइस क्यों चाहिए, राष्ट्रपति को एड क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, संसदीय प्रणाली फॉलो करते हैं। संसदीय प्रणाली में एक होते हैं नॉमिनल हेड, एक होते हैं रियल हेड। मतलब राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक हेड है, नॉमिनल हेड है। संविधान को देखें तो भारत सरकार के सारे काम, देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनको करने का फैसला खुद नहीं कर सकते, उनको एडवाइस लेनी पड़ती है एक बॉडी की जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब राष्ट्रपति कैन एग्जीक्यूट हिज फंक्शंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फॉर दिस पर्पस देयर शैल बी बॉडी कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इट शैल गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। Based on that advice, राष्ट्रपति और the president shall execute his executive functions entrusted upon him by various provisions of the constitution। इतनी बात समझ में आ गई? तो राष्ट्रपति के पास एक बॉडी होनी चाहिए, अदरवाइज राष्ट्रपति अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। होनी चाहिए, देयर शैल भी, हमेशा ही होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब शैल पे भी बात करेंगे, हमेशा क्यों होनी चाहिए। अब आगे क्या लिखा है? हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। आगे ये ऐड कर दिया गया कि जो एडवाइस राष्ट्रपति को दी जाएगी वो एडवाइस मानते हुए वो अपने फंक्शंस को फॉलो करेंगे, उनको वो एडवाइस माननी पड़ेगी। ओरिजिनल कंडीशन क्या थी? ये बदलाव आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ओरिजिनली संविधान में ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करेगी राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए, ताकि राष्ट्रपति अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज कर पाए। क्योंकि हम संसदीय प्रणाली फॉलो करते हैं तो अंडरस्टूड है कि प्रधानमंत्री ही मेन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही मेन होती है, राष्ट्रपति तो बस सिंबॉलिक हेड होते हैं। बट 76 से पहले जो आर्टिकल 74 कहता था उसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति इज अंडरस्टूड टू बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इतनी बात समझी जाती थी। लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में अगर कोई टसल भी हुई तो वो सरफेस पे नहीं आई और ये एम्बिग्विटी या डाउट बना रहा, क्या राष्ट्रपति सरकार की बात मानने के लिए बाध्य हैं? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में होता है ऐसा ही है, लेकिन संविधान ने ऐसा नहीं बोला था। लेकिन 1976 में उस समय की सरकार ने, पार्लियामेंट ने 42वां संशोधन किया और ये ऐड कर दिया
हु शैल एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देगी राष्ट्रपति को वो माननी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान ने जो थोड़ा बहुत इनहेरेंट डिस्क्रिशन राष्ट्रपति के पास छोड़ा है, राष्ट्रपति अपने विजडम का इस्तेमाल करके भी कभी कभी काम कर सकते थे, वो ख़त्म कर दिया। मतलब जो सरकार कह देगी वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ये 76 तक ये बात हो गई थी। अब इसमें थोड़ा बदलाव हुआ 1978 में, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, उन्होंने इसमें एक ऐड कर दिया, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज, and the president shall act in accordance with the advice tendered of such reconsideration। जो फर्दर एडिशन हुआ 1978 में, उन्होंने थोड़ा सा इसमें मार्जिन राष्ट्रपति को दिया, वरना तो 76 तक तो ये तय हो गया था कि जो सरकार कहेगी राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, राष्ट्रपति कैसा भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। लेकिन 78 में पार्लियामेंट ने थोड़ा बदलाव किया, उन्होंने कहा राष्ट्रपति एक बार एडवाइस वापस भेज सकते हैं सरकार के रिकंसिडरेशन के लिए, उनके पुनर्विचार के लिए, लेकिन वो जब एडवाइस वापस आ जाती है तो फिर उनको माननी ज़रूरी होगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो एडवाइस को वापस भेज सकते हैं। अब वापस भेजने का अधिकार संविधान राष्ट्रपति को देता है, लेकिन एडवाइस चेंज कराने का अधिकार नहीं देता। अगर भारत सरकार वही एडवाइस एज इट इज़ दोबारा टेंडर कर दे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। मतलब 1978 तक ये तय हो पाया कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द बेस्ट वंस ओनली कैन सेंड बैक द एडवाइस फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक बार भेजने का अधिकार उन्हें दे दिया गया। मतलब उन्हें लगता है कि एडवाइस सही नहीं है, आपने मुझे एडवाइस किया है कि मैं उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दूं, ये एडवाइस मेरे पास आई है, मैं सोचता हूं कि इस पर एक बार आप पुनर्विचार कीजिए, ऐसा वो एक बार कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा उन्हें कहती है नहीं, आप इस पे साइन कीजिए, हमको राष्ट्रपति शासन लगाना है, हमारी एडवाइस है, फिर राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो पिक्चर 1978 में बन के आई, यही फाइनल होती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट बेस्ट कैन सेंड बैक द एडवाइस वंस ओनली फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये कहता है कि एक भारत सरकार हुआ करेगी। अब इसमें दूसरा क्लॉज आता है, ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, वो हम किसी और कंटेक्स्ट में बाद में बात करेंगे। अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन टू एनी कोर्ट। क्या एडवाइस दी मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या एडवाइस दी गई है, उसमें कोई कोर्ट जानकारी नहीं कर सकता, किसी कोर्ट को अधिकार नहीं है, इवन सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार नहीं है कि वो इंक्वायरी करे कि मंत्रियों ने या मंत्री ने क्या एडवाइस राष्ट्रपति को दी है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो भारत सरकार जो राष्ट्रपति को एडवाइस देती है उसमें कोर्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, इंटरवेंशन नहीं कर सकता। ये एक सीक्रेट मसला होता है। क्यों सीक्रेट होता है हम बाद में बात करेंगे। ये क्लॉज जो 72 का क्लॉज 2, 74 का क्लॉज 2 है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसे हम समझेंगे बाद में। तो यहाँ पर किसी कोर्ट को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन किसी कोर्ट को अधिकार नहीं है कि वो पूछ सके सरकार से कि क्या एडवाइस राष्ट्रपति को दी गई थी, क्या आपने कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, या क्या आपने नो कहा था, क्या यस कहा था। इस तरीके से कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट ने एसआर बोम्बई केस में खास तौर पे जजमेंट दिया और केसेस में भी कहा कि कोर्ट कुछ हद तक इंटरफियर कर सकता है, कोर्ट कुछ हद तक इंटरवीन कर सकता है। वो किस हद तक कर सकता है ये हम किसी और कंटेक्स्ट में बात करेंगे। तो आर्टिकल 74 ने पिक्चर खींच दी कि एक मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए, राष्ट्रपति के पास थोड़ा सा मार्जिन है और क्या एडवाइस दी गई है इस पर किसी कोर्ट को अधिकार नहीं है कि वो जानकारी ले सके। तो यहाँ पर तो एक बॉडी बता दी गई कि होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएगी कैसे, आ जाता है आर्टिकल 75। अगर आप इन चीज़ों को समझते रहेंगे शॉर्ट में तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगी। आपके पॉलिटी के सारे बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप समझ जाएंगे और बहुत आसानी से समझ जाएंगे।
75 आर्टिकल 75 कहता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री को फॉर्मली राष्ट्रपति आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन जीत जाने भर से, पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता बन जाने भर से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। प्रधानमंत्री का बाकायदा एक फॉर्मल लेटर के जरिए राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। ओब्वियसली एज पर द पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं, जो सारे एमपीज जीत के आते हैं, जितने भी लोग कैंडिडेट जीत के आते हैं, जिनका बहुमत होता है, वो अपनों में से एक को अपना नेता चुनते हैं। ये हमारे संसदीय दल के नेता हैं। अंडरस्टूड है कि जिसको उन्होंने अपना नेता चुना है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपॉइंट कर देंगे। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो उसके पीएम हेड होंगे और मंत्री भी होंगे। और मंत्री कहाँ से आएंगे? तो आगे लिखा है एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बाकी मंत्रियों को भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाकी मंत्री हैं प्रधानमंत्री के अलावा, उनको भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे, बट ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्रधानमंत्री जिस का नाम बताएंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनको फॉर्मली अपॉइंट कर देंगे एज मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब है भारत सरकार चुनने का यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्री कौन होंगे, इसे चुनने का अधिकार संविधान ने सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को दिया है। प्रधानमंत्री अलोन सोनली एंड ओनली कैन चूज हिज पैक ऑफ कार्ड्स, ऐसे बोला जाता है। मंत्री कौन बनेगा ऐसा चुनने का अधिकार संविधान ने सिर्फ प्रधानमंत्री को दिया है। इसका मतलब है अगर कोई मंत्री ठीक से काम नहीं करता है, अगर किसी मंत्री ने कोई गलती की है, अगर वो गलती की है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री पे भी आ जाती है, क्योंकि उसे मंत्रिमंडल में लाने का काम प्रधानमंत्री ने किया था। तो प्रधानमंत्री जिसका नाम सुझाएंगे राष्ट्रपति को, उसको उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा, वो अपॉइंट हो जाता है। इसका मतलब ये समझ में आया क्लॉज 1 से कि द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पूरी भारत सरकार, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने क्या कहा कि आर्टिकल 53 कहता है, या संविधान के वेरियस प्रोविजंस कहते हैं कि भारत के सारे काम, भारत सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब जो भारत सरकार है ये राष्ट्रपति की एक काउंसिल है, मंत्रियों की मंत्री परिषद है, और राष्ट्रपति उनकी सलाह पे भारत के सारे काम करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति ही इस सरकार को अपॉइंट करते हैं एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 1। ये बात अलग है कि संसदीय प्रणाली में सारे अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होते हैं। इन फैक्ट, इन रियलिटी राष्ट्रपति तो एक सिंबॉलिक वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ सरकार अपॉइंट हो गई। संविधान में ये सब नहीं था मेंशन पहले कि सरकार का साइज कितना होगा। हो सकता है मंत्री 100, 120, 130 भी हो सकते हैं। कोई संविधान ने इस बारे में बात नहीं की थी। माना जाता था कि सरकार सीमित होगी, साइज बहुत बड़ा नहीं होगा। लेकिन जब हम सन 2000 के आसपास आते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी बिगड़ने लगी थी, और एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की बात उन दिनों चलने लगी थी। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स होने चाहिए। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन ने कहा जो सरकार का सैलरी बिल है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए, और इसकी एक वजह जो छोटे छोटे राज्यों में देखा जा रहा था कि छोटा राज्य है और 15 मंत्री हैं, 20 मंत्री हैं, 35 मंत्री हैं, जंबो कैबिनेट जिसे उस समय न्यूज़पेपर या अखबार कहते थे, जंबो कैबिनेट्स हुआ करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैबिनेट्स हैं। पॉलिटिकल कंपल्शंस के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री अपॉइंट करने पड़ते थे, तो उसमें फिर थोड़ा एक लिमिटेशन आई, एक लिमिट लगा दी गई, और 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने 71 में क्लॉज 1A ऐड कर दिया, जिसमें ये बोल दिया गया द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर इन द हाउस ऑफ द पीपुल। मतलब लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है कितनी है? 543। लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा, उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब मंत्रियों की जो संख्या है उसमें पीएम भी शामिल हैं।
तो पहली बार संविधान ने एक मंत्रिमंडल के साइज पर एक लिमिट लगाई कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो नंबर ऑफ मंत्री हैं इंक्लूडिंग पीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ऐसी राज्यों में चले जाएं तो विधानसभा जहां सरकार बनती है, विधानसभा का जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल राज्य में नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, यहाँ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर एक लिमिटेड गवर्नमेंट के साइज पे लिमिट लगा दी गई, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ये सरकार को देखना है कि मंत्रियों का नंबर इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। लगभग 80-85 के आसपास मंत्री हो सकते हैं। कल हमने देखा 72 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। तो इस तरीके से एक लिमिट लगा दी गई 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। तो यहाँ पर पूरी भारत सरकार को राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं। तो राष्ट्रपति के पास एक सरकार हो गई जो उनको एडवाइस देने के लिए होती है। बिना इसके भारत सरकार काम नहीं कर सकती, राष्ट्रपति काम नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। नाउ क्लॉज 2 ये कहता है 75 का क्लॉज 2, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जो मंत्री अपॉइंट हुए हैं उन्हें किसने अपॉइंट किया है? राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है। तो दे शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्लेजर में वो ऑफिस होल्ड करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब 2-3 हैं, आप समझ लीजिए। पहला तो यह है कि मिनिस्टर इंडिविजुअली शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। व्यक्तिगत तौर पे मंत्री रिस्पॉन्सिबल है राष्ट्रपति को, व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति को रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम इसे डिफाइन करेंगे, जब हम राष्ट्रपति कह रहे थे इसका मतलब क्या है। तो व्यक्तिगत तौर पे मंत्री रिस्पॉन्सिबल है राष्ट्रपति को। मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड by the president and minister can resign by writing to president। अब इससे 2-3 बातें समझी जा सकती हैं कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्लेजर में ऑफिस होल्ड करते हैं। अब यहाँ बात आ जाती है संसदीय प्रणाली की। संसदीय प्रणाली पे हम एक अलग से वीडियो लेक्चर करेंगे। संसदीय प्रणाली का मैंने शुरू में मीनिंग आपको बताया, वो सरकार का तरीका जिसमें 2 हेड होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति सिंबॉलिक नॉमिनल हेड होते हैं, रियल हेड प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब सारे कामों का फैसला प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है, राष्ट्रपति को एडवाइस देती है, राष्ट्रपति उस एडवाइस को मानते हुए काम करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रपति के प्लेजर में मंत्री ऑफिस होल्ड करेगा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की एडवाइस पर, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पीएम के थ्रू है। पीएम बीच में एक ऐसा मीडियम होते हैं जिसके थ्रू मंत्री राष्ट्रपति को अकाउंटेबल हुआ करता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल, या लिखा है राष्ट्रपति, समझा जाएगा प्रधानमंत्री, बिकॉज प्रधानमंत्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरी बात, अगर किसी मंत्री को हटाना है, मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है या मंत्री को हटाना है, डिसमिस करना है, तो प्रधानमंत्री शैल अगेन गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट दैट दिस मंत्री शुड बी रिमूव। इस मंत्री को हटाना है, इस मंत्री को हटा दिया जाए। मतलब अपॉइंट करते समय तो लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की एडवाइस पे ही 74(5) क्लॉज 1 में कि प्रधानमंत्री एडवाइस करेंगे किसको मिनिस्टर बनना है, लेकिन रिमूवल के लिए लिखा नहीं है। लेकिन रिमूवल के लिए समझा यहाँ से जाता है, इस क्लॉज से समझा जाता है कि जब तक प्लेजर राष्ट्रपति का रहेगा, राष्ट्रपति के प्लेजर का मतलब जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे तब तक वो मंत्रिमंडल में रहेगा। जिस दिन प्रधानमंत्री सोचेंगे कि नहीं इसको हटाना है तो उसे फिर अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब वो इस्तीफा देगा तो वो अपना इस्तीफा किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को एड्रेस करेगा। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स एंड मिनिस्टर रिजाइन बाय एड्रेसिंग देयर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देते हैं वाया प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपेंगे, लेकिन वो एड्रेस किसे किया जाएगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री एडवाइस दे देंगे कि ये मेरे मंत्रिमंडल का मंत्री है, इसने इस्तीफा दिया है, इसे स्वीकार कर लीजिए। तो संवैधानिक तौर पे राष्ट्रपति को ही मंत्री रिजाइन करता है और 75 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति ही उसे अपॉइंट करते हैं। तो मंत्री को डिसमिस करना होगा, मंत्री को हटाना होगा, या मंत्री खुद हटना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है, ये सारे काम आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में समझे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर
राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री समझा जाता है। यहाँ पर एडवाइस प्रधानमंत्री की होती है, हटाना है। कई बार आपने देखा है बीच में कैबिनेट में बदलाव होते हैं, कुछ मंत्री हटाए जाते हैं, नए मंत्री लाए जाते हैं, जिसे हम कैबिनेट में रीशफलिंग कह देते हैं। तो क्या होता है, एक मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है, प्रधानमंत्री के जरिए राष्ट्रपति तक जाता है, राष्ट्रपति फिर नए मंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्लॉज 2 दैट द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? इसे कहते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रेसिडेंट बट ऑलवेज थ्रू प्राइम मिनिस्टर। तो सारे मंत्री प्रधानमंत्री के थ्रू प्रधानमंत्री को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट संवैधानिक तौर पे रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रपति को हैं, बट प्रैक्टिकल तौर पे रिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री को होते हैं। तो ये हो गया 75 का क्लॉज 2। तो ये हमने देखा कि मंत्रिमंडल का अपॉइंटमेंट हुआ और मंत्रियों की जो जिम्मेदारी है काम करने की वो कहाँ तक जाती है और कैसे जाती है। ठीक है, आज के लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। कल हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपुल। अब ये जो फ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग पता लगेंगे, और जब वो पता लग जाएंगे तो आप समझ जाएंगे क्या होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगले लेक्चर में पार्ट 2 में हम इस पे विस्तार पे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आया और क्यों आया, और इसके क्या इंटरप्रिटेशंस होते हैं, क्यों ये बहुत डिफाइनिंग फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अगर ये ना हो तो 74 का जो क्लॉज 2 है जिसमें कहा कि कोई कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता कि मंत्रियों ने क्या सलाह दी है राष्ट्रपति को, उस पर बाइंडिंग लगाई गई है, उसका भी इंटरप्रिटेशन यहीं से निकलता है, उसको भी यहीं से हम कोरिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए आज से यहीं रोकते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, आपको क्लास समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, प्रेप ऑन IAS। इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।